ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ आने तक का सफ़र जो है तुसी स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन दे नाल शेयर करो जी। सो जब भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन अप्लाई करे तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सबसे पहले देयर आर द टू रिक्वायरमेंट्स। एक रहती है आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से आपका ऑफर लेटर आता है, और एक रहता है आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले यू विल अप्लाई योर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं मेजरली, एक आता है 12th पास आउट स्टूडेंट, एक आता है ग्रेजुएट। तो सबसे पहले हम 12th पास आउट स्टूडेंट की बात करेंगे। तो 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास चार जो हैं वो स्ट्रीम्स रहती है मेजरली। वन इज आर्ट्स, सेकेंड वन इज कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो जो आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हमेशा एकेडमिक सब्जेक्ट्स को काउंट करती है, और वो भी बेस्ट फोर, यानी कि बेस्ट फोर में एकेडमिक सब्जेक्ट उनके ऐसे होते हैं आर्ट्स में से, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और इंग्लिश हो गया। तो ये उनके एकेडमिक सब्जेक्ट होंगे। इन चार एकेडमिक सब्जेक्ट में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए मेजरली वो 60% होनी चाहिए। अगर आपकी इससे नीचे भी परसेंटेज हो तो अगेन देयर वुड बी सम ऑप्शन जहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। अब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इलेक्टिव हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरह के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं तो वो एकेडमिक सब्जेक्ट में नहीं आते। तो अगर आपके इस तरह से सब्जेक्ट हैं और आपके चार सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे हैं और आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं तो आई वुड से कि आपको किसी और कंट्री में देखना चाहिए, या फिर आप एक बार डिस्कस करें अपनी प्रोफाइल सो दैट हम आपको अकॉर्डिंगली गाइड करें। उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, वही फिर से चार जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन होगी, आपका अकाउंट्स, आपका बिजनेस स्टडी, आपका इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। एंड नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश। एंड मेडिकल वालों के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो इनमें सब में जो आपके जो बेस्ट फोर में एकेडमिक सब्जेक्ट हैं वो 60 to 65% होने चाहिए। अगर आपके 60 to 65% है बेस्ट एकेडमिक, देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो आइल्स है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है 6 नॉट लेस देन 5.5। कुछ कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, जैसे नर्सिंग के कोर्सेज में आपने अप्लाई किया तो मे बी 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है, बट मेजरली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो इसी तरह से रहती है। बट अगर किसी के बेस्ट फोर में 55 है, 58 है, तब भी उनके लिए ऑप्शन रहती हैं, बिकॉज कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कॉलेजेस भी होते हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। आपको एडमिशन के टाइम पे सिर्फ अपना 10th, 12th और आइल्स एंड पासपोर्ट की कॉपी, सिर्फ ये चार डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। एंड देन इनके साथ ही मे बी आपका काउंसलर और मे बी कंसल्टेंट कैन आस्क यू अबाउट योर फंडिंग, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि अगर वो आपको स्पेसिफिकली, मान लो लेट सपोज अगर वो आपको ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की ऑप्शन दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की जीटी रिक्वायरमेंट ना मीट करें, तो वो इसलिए आपसे फंडिंग की चीज़ें पूछ सकते हैं कि कितने फंडिंग है। बट एडमिशन के टाइम पे आपको फंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ इन चार डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही ये चार डॉक्यूमेंट एंड प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंसल्टेंट फिल करता है आफ्टर विद इन मैक्सिमम 1 वीक, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी है उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 24 to 48 आवर्स है, तो आपका ऑफर लेटर आ जाता है। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आएगा उसमें आपकी ड्यूरेशन, स्टूडेंट आईडी सब कुछ लिखा होगा, एंड इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप भी। जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कॉलरशिप्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देती हैं। अगर आपके परसेंटेज हैं 60 to 65%, 70, 80%, या आपके आइल्स बहुत अच्छे हैं तो उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके स्कॉलरशिप मिलने के। सो
और आपकी स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेंटेज और आइल्स पे डिपेंड करेगी, उसका फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही आप, सबसे पहले आपका जो ऑफर लेटर है वो कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। जब आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा तब आपसे कहा जाएगा कि नाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर फंडिंग। आपको अपने जो फंडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब आपको सबमिट करवाने हैं। अब इसको भी हम दो वेरिएशन में बांट लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है इनकम की रिक्वायरमेंट, फिर रहती है आपकी फंड की रिक्वायरमेंट। इनकम यानी कि आपकी आमदनी कितनी है, फंड्स यानी कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है स्टडीज के लिए, स्टूडेंट की स्टडीज के लिए कितना पैसा है। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में दो तीन प्रोफेशन होते हैं, या तो पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर के रिलेटिव डॉक्यूमेंट जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया, जे फॉर्म हो गया, आपका तहसीलदार सर्टिफिकेट हो गया। इस तरह के डॉक्यूमेंट वेरी करता है, यूनिवर्सिटी वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो जरूर आपको आप अगर हमें कॉल करें तो हम वो आपको पहले से बता के चलेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्लस आपकी जो टर्नओवर के लिए आपकी आईटीआर देखी जाएगी। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका फॉर्म 16 प्लस आपके आईटीआर, इनको सब कुछ देखने से ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनकम के डॉक्यूमेंट है। अब जो आपका प्रोफेशन है उसके रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उसके बाद रहता है सेविंग। तो जो इनकम की रिक्वायरमेंट है वो रहती है आपकी 12 से 14 लाख के करीब, यानी कि आपकी फैमिली की इनकम 12 से 14 लाख के करीब होनी चाहिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो 3 स्पॉन्सर्स को एक्सेप्ट करती हैं, और उन 3 स्पॉन्सर को वो मदर और फादर को 2 स्पॉन्सर कंसीडर करती हैं, वो एक नहीं करती हैं। तो मदर, फादर और मे बी दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, ऐसे वो दिखा सकते हैं, मैटरनल और मे बी पैटर्नल, इस तरह से वो फंडिंग दिखा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी बोलती है कि जो पेरेंट्स है वो मैक्सिमम फंडिंग दिखाए, 30% जो दूसरे हैं जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, वो दिखा सकते हैं। उसके बाद रहती है आपकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट। तो जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो यानी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो जो पैसा है वो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी ट्यूशन फीस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू आइडिया दे देती हूँ। आपकी जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है वो 30 से 32 लाख के करीब रहती है। और फंडिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे आपके एफडीज हो गया, आरडी हो गया, आपकी सेविंग्स होगी, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। कई लोगों के पास फंडिंग नहीं होती है तो उन्होंने रिसेंटली अपनी ज़मीन को सेल किया होता है, तो ऐसे केसेस में ज़रूर आप अपनी रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो सेल डीड है वो दिखा सकते हैं। जस्ट आपने ये दिखाना है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आया है, सोर्स ऑफ फंडिंग आपने ज़रूर दिखानी है। तो उसके लिए भी दिस इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक, तो वी विल गाइड यू, और ये हमेशा केस ऑन केस रहता है। जैसे ही आपने अपनी इनकम एंड फंडिंग यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, वेरिफिकेशन बिल्कुल होगी आपकी, ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि वेरिफिकेशन नहीं होगी। बैंक से वेरिफिकेशन होगी, आईटीआर की वेरिफिकेशन होगी, हर एक वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी जो आपने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है। तो मेक श्योर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा मत दिखाए जिसमें कुछ भी, जैसे वो कहते हैं ना कि एडिट किया हुआ या बनवाया हुआ, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस वहीं के वहीं रुक जाएगा एंड यूनिवर्सिटी विल से डायरेक्टली नो। सो जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट करते हो तो यूनिवर्सिटी एवेल्युएट करती है एंड आफ्टर 7 to 8 days यू विल गेट योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जैसे ही आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है देन यू कैन पे योर ट्यूशन फीस। सो ट्यूशन फीस जितनी भी आपको स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप लगी होगी, मे बी आपको 30-35%, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 50% के करीब भी स्कॉलरशिप लगी है, तो उसके बाद जितनी भी पेमेंट है वो डिडक्ट करके वी विल टेल यू कि इतनी ट्यूशन फीस आपने जमा करवानी है। मेजरली जो ट्यूशन फीस है वो 6 months की ट्यूशन फीस जाती है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1 साल की भी फीस मांगती हैं। तो जो 6 महीने की ट्यूशन फीस है वो 11 से 12 लाख के करीब होती है। तो इसमें आपका इंश्योरेंस, ये सारा सब कुछ ही कैलकुलेट करके मैं बता रही हूँ। एंड देन आपकी जो वीज़ा फाइल है वो हाई कमीशन में लॉन्च होती है। सो इस टाइम पे जो वीज़ा एम्बेसी है वो टाइम ले रही है एटलीस्ट 60 to 70 days फॉर द डिसीजन। सो अभी वो सारे स्टूडेंट जो कि अपने डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं या फिर अपनी फाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल इतना टाइम लेके चलिए कि हाई कमीशन में जिस दिन से आपके कंसल्टेंट ने आपकी फाइल लॉन्च करी है तब से लेके 2 से 2.5 महीने का टाइम आप ज़रूर दें। एंड अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप अभी से इनटेक फरवरी या मार्च लेके चलें, क्योंकि अगर आप फरवरी या मार्च लेके चलेंगे तो इस प्रोसेस को आप, कंप्लीट प्रोसेस को आप टाइम दे पाएंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन केस अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੇਰਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।